दोस्तों, आज क्लाइमैक्स टेल्स पर मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी अकेले अंधेरे कमरे में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो मशहूर होने की चाह में मौत के दरवाजे पर दस्तक दे देते हैं। इस कहानी का नायक समीर एक ऐसा ही नौजवान था जिसका जुनून उसे उस मंजिल पर ले गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। नीलगिरी मैंशन के बारे में इलाके के बुजुर्ग कहते थे कि वो जमीन शापित है। 70 साल पहले वहां एक तांत्रिक ने अपनी अमरता के लिए 7 मासूमों की बलि दी थी और खुद को एक आईने के अंदर कैद कर लिया था। समीर ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक बेहतरीन कंटेंट था जो उसके चैनल क्लाइमैक्स टेल्स को रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा सकता था। रात के ठीक 11 बजे समीर अपनी कार से उस वीरान जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी रास्ता दिखाने में नाकाम साबित हो रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा में इस तरह लहरा रही थीं जैसे कोई हजारों हाथ समीर को वापस जाने का इशारा कर रहे हों। समीर ने जैसे ही हवेली के मुख्य द्वार पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी झुंझुनी महसूस हुई। वो दरवाजा जो दशकों से बंद था, समीर के छूते ही अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर की हवा में नमी और सड़े हुए कागजों की महक थी। समीर ने अपना हाई डेफिनेशन कैमरा ट्राइपॉड पर सेट किया और लाइव स्ट्रीम का बटन दबा दिया। देखते ही देखते हजारों लोग लाइव जुड़ गए। समीर ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, स्वागत है दोस्तों, आज हम उस जगह खड़े हैं जहां रूहें सांस लेती हैं। आज रात मैं आपको दिखाऊंगा कि डर का असली चेहरा कैसा होता है। जैसे ही वो हॉल के बीच में पहुंचा, छत पर टंगा हुआ पुराना झूमर बिना किसी हवा के जोर जोर से हिलने लगा। समीर ने कैमरा ऊपर किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे एक सिसकी सुनाई दी। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज थी जो ऊपर की मंजिल से आ रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाई और उन लकड़ी की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो हर कदम पर ऐसी भयानक आवाजें निकाल रही थीं जैसे कोई हड्डी टूट रही हो। उसके लाइव चैट बॉक्स में लोग लगातार लिख रहे थे, समीर भाई पीछे देखो, तुम्हारी परछाई अलग दिशा में क्यों जा रही है। समीर ने अपनी परछाई पर गौर किया। रोशनी उसके सामने से आ रही थी तो परछाई पीछे होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी परछाई उसके बाईं ओर की दीवार पर रेंग रही थी और वो परछाई समीर के साथ नहीं बल्कि अपनी मर्जी से हिल रही थी। समीर का गला सूख गया। उसने पानी पीने की कोशिश की, पर उसकी बोतल उसके हाथ से छिटक कर नीचे गिर गई। पानी फर्श पर गिरते ही खौलने लगा और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। अब समीर को एहसास हुआ कि वो यहाँ अकेला नहीं है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर भागने लगा, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और पूरी हवेली में एक साथ हजारों लोगों के हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। वह भागकर एक बड़े से शयन कक्ष में जा घुसा। वहां बीचों बीच एक विशाल अलमारी रखी थी जिसका शीशा बीच से चटका हुआ था। समीर ने उस शीशे में देखा और उसकी चीख निकल गई। शीशे के अंदर वो खुद को नहीं बल्कि आर्यन को देख रहा था। आर्यन उसका वो दोस्त था जो 1 साल पहले इसी हवेली में लापता हो गया था। आर्यन का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। आर्यन के होंठ हिले और एक मरी हुई आवाज आई, समीर भागो, वो आ रहा है। तभी समीर ने महसूस किया कि उस अलमारी के अंदर से कोई चीज बाहर झांक रही है। वे लंबी पीली और सड़ी हुई उंगलियां थीं जो धीरे धीरे शीशे की दरार से बाहर निकल रही थीं। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अब दीवार बन चुका था। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि समीर की सांसें जमने लगीं। वो अलमारी अब धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ने लगी थी। समीर ने अपना कैमरा उठाया और आखिरी बार चिल्लाया, मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों को सिर्फ एक धुंधला सा साया दिखाई दिया जिसने समीर को गर्दन से पकड़कर अलमारी के अंदर खींच लिया। कैमरा जमीन पर गिर गया और आखिरी फ्रेम में सिर्फ वो बंद होती हुई अलमारी और फर्श पर फैला हुआ समीर का खून दिखाई दिया। ये तो बस शुरुआत थी, मौत का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। समीर अब गायब नहीं हुआ था, वो बदल चुका था। नीलगिरी मैंशन में उस रात के ठीक 3 दिन बाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित समीर के घर का दरवाजा खटखटाया गया। समीर की मां, जो 3 दिनों से रो रो कर बेहाल थी, ने जैसे ही दरवाजा खोला उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सामने समीर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर धूल की परत थी, लेकिन वो जिंदा था। उसने अपनी मां को गले लगाया, पर मां को महसूस हुआ कि समीर का शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। समीर ने कहा कि वो जंगल में रास्ता भटक गया था और उसका फोन गिर गया था। घर वाले खुश थे, पर समीर के कमरे की दीवारें शायद कुछ और ही कहना चाह रही थीं। समीर ने अपने कमरे में कदम रखते ही सबसे पहला काम ये किया कि उसने कमरे की खिड़कियों पर काले पर्दे डाल दिए। उसने कहा कि उसकी आंखों में जलन होती है और उसे रोशनी से नफरत हो रही है। उस रात समीर के घर में जो हुआ वो किसी भी इंसान की समझ से परे था।
समीर की छोटी बहन तान्या ने गौर किया कि समीर खाना नहीं खा रहा था। वो बस रात भर अपने कमरे में बैठा रहता और अजीब अजीब सी आवाजें निकालता। जब तान्या ने छिपकर उसके कमरे के कीहोल से झांका तो उसकी रूह कांप गई। समीर जमीन पर उल्टा लेटा हुआ था और उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। वो हवा में कुछ सूंघ रहा था, जैसे किसी शिकार की गंध ले रहा हो। अगले ही दिन क्लाइमैक्स टेल्स चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल था, मैं वापस आ गया हूं। वीडियो में समीर एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं और वो कैमरे की तरफ देखकर एक ऐसी मुस्कान दे रहा था जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने वीडियो में कहा, दोस्तों, मौत के उस पार की दुनिया बहुत खूबसूरत है। क्या आप भी वहां चलना चाहेंगे? मैं आज रात लाइव आऊंगा और आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो आपकी रूह कंपा देगा। उधर आर्यन के घर वालों को भी उम्मीद जगी कि अगर समीर वापस आ गया है तो आर्यन भी कहीं न कहीं जिंदा होगा। आर्यन का छोटा भाई राहुल समीर से मिलने उसके घर पहुंचा। राहुल ने जैसे ही समीर के कमरे में कदम रखा, उसे वही सड़ी हुई महक आई जो किसी पुरानी कब्र से आती है। समीर अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, समीर भाई, आर्यन कहाँ है? क्या वो भी आपके साथ था? समीर धीरे धीरे मुड़ा। राहुल ने देखा कि समीर के चेहरे की खाल कहीं कहीं से उखड़ रही थी और उसके नीचे काला मांस दिखाई दे रहा था। समीर ने राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ जलते हुए कोयले पर रख दिया हो। समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन को भूख लगी है राहुल, और वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक समीर के कमरे की अलमारी, जो वह नीलगिरी मैंशन से अपने साथ ले आया था, या शायद वो अलमारी खुद ही वहां पहुंच गई थी, जोर जोर से हिलने लगी। अलमारी का दरवाजा खुला और उसमें से काले रंग का एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ राहुल की गर्दन की तरफ बढ़ा। राहुल चिल्लाया और पीछे हटा, पर समीर ने उसे जोर से पकड़ लिया। समीर की ताकत अब किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। उसने राहुल को हवा में ऐसे उठा लिया जैसे वो कागज का टुकड़ा हो। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी तान्या दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने देखा कि समीर राहुल का गला घोंट रहा है और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। तान्या ने चिल्लाते हुए भगवान की एक छोटी सी मूर्ति समीर की तरफ फेंकी। जैसे ही वो मूर्ति समीर को छुई, समीर के शरीर से एक भयानक चीख निकली, ऐसी चीख जो इंसानी कानों को फाड़ दे। समीर पीछे हटा और उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। उसका चेहरा अब पिघलने लगा था। राहुल बदहवास होकर कमरे से बाहर भागा। तान्या भी उसके पीछे भागी और उन्होंने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। अंदर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर दीवारें तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। रात के 2 बजे, जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, समीर के घर से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब शांत हो गया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरा खाली था। न वहां समीर था, न वो अलमारी, लेकिन कमरे की दीवारों पर राहुल और तान्या के खून से एक संदेश लिखा था, क्लाइमैक्स टेल्स का अगला एपिसोड तुम्हारे घर से होगा। उसी रात शहर के 5 अलग अलग घरों से 5 लोग गायब हो गए। उन सब में एक चीज कॉमन थी, वे सब क्लाइमैक्स टेल्स के सबसे पुराने सब्सक्राइबर्स थे। पुलिस हैरान थी कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के बंद कमरों से लोग कैसे गायब हो सकते हैं। पर इंटरनेट पर एक नई थ्योरी वायरल हो रही थी। लोग कह रहे थे कि जो भी समीर का नया वीडियो पूरा देख रहा है, वो उस शापित दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा है। तान्या अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ उसके भाई की बात नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो डिजिटल दुनिया के जरिए फैल रहा है। उसने तय किया कि वो नीलगिरी मैंशन वापस जाएगी और उस जड़ को खत्म करेगी जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन उसे नहीं पता था कि नीलगिरी मैंशन अब सिर्फ एक हवेली नहीं रही थी, वो एक जिंदा शैतान बन चुका था जो हर पल बड़ा हो रहा था। रात का 3रा पहर था। तान्या और राहुल एक पुरानी जीप में सवार होकर फिर से उसी नीलगिरी मैंशन की ओर बढ़ रहे थे। इस बार उनके पास सिर्फ कैमरे नहीं थे, बल्कि तान्या ने अपने साथ पुरानी पोथियां और वो पीतल की मूर्ति भी ली थी जिसने पिछली बार समीर को पीछे हटने पर मजबूर किया था। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंच रहे थे, रास्ते के किनारे लगे पेड़ अजीबोगरीब आकृतियों में तब्दील हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पेड़ नहीं, बल्कि सजा भुगत रहे अपराधी हों जो हाथ फैलाकर उन्हें वापस जाने की भीख मांग रहे हों। अचानक जीप के इंजन ने जवाब दे दिया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। तभी राहुल के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि क्लाइमैक्स टेल्स पर एक और लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई है। लेकिन इस बार कैमरा किसी हाथ में नहीं था, बल्कि वो किसी की आंखों का नजारा पीओवी दिखा रहा था। स्क्रीन पर वही रास्ता दिख रहा था जहां राहुल और तान्या खड़े थे। कोई उन्हें पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। राहुल ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ घना अंधेरा था। तान्या, वो हमें देख रहा है।
वो यहीं कहीं है। राहुल की आवाज कांप रही थी। तान्या ने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी को पेड़ों के बीच घुमाया। रोशनी के घेरे में एक सफेद चेहरा चमककर गायब हो गया। वो समीर जैसा ही था, लेकिन उसके चेहरे पर मांस की जगह काली राख जमी हुई थी। दोनों ने बिना समय गंवाए हवेली की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि बाहर खुले में रहना मौत को दावत देना है। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पूरा गेट काले धागों से लिपटा हुआ था। उन धागों से खून टपक रहा था, जो जमीन पर गिरकर क्लाइमैक्स टेल्स लिख रहा था। जैसे ही तान्या ने गेट को छुआ, उसे हजारों चीखें एक साथ सुनाई दी। वे उन लोगों की रूहें थीं जो पिछले कुछ दिनों में शहर से गायब हुए थे। हवेली के अंदर का मंजर अब पहले से भी ज्यादा भयानक था। हॉल में वही पुरानी अलमारी रखी थी, पर अब उसके चारों तरफ 7 जलती हुई मोमबत्तियां थीं जो नीली रोशनी दे रही थीं। अलमारी के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुम वापस आ गए। बलिदान अधूरा था। अचानक अलमारी के शीशे से वही बिना चेहरे वाली आकृति बाहर निकली, लेकिन इस बार उसके साथ 2 और साए थे, एक समीर का और दूसरा आर्यन का। समीर और आर्यन की रूहें उस शैतान की गुलाम बन चुकी थीं। समीर ने धीरे से अपना हाथ उठाया और तान्या की तरफ इशारा किया। तान्या की आंखों में आंसू आ गए। भाई, ये तुम नहीं हो, वापस आओ। लेकिन समीर की रूह ने जवाब देने के बजाय एक भयानक चीख मारी। हवेली की जमीन फटने लगी और उसमें से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे। राहुल ने तान्या का हाथ पकड़ा और वे भागकर हवेली के उस तहखाने की तरफ गए जहां उस तांत्रिक की समाधि थी। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां दीवारों पर हजारों मोबाइल फोन चिपके हुए थे। उन सभी फोनों पर क्लाइमैक्स टेल्स की वही लाइव स्ट्रीम चल रही थी। शैतान अब सिर्फ एक हवेली तक सीमित नहीं था, वो इंटरनेट के जरिए हर उस इंसान के दिमाग में घुस रहा था जो उस वीडियो को देख रहा था। तान्या ने वो पुरानी पोथी खोली और मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, तहखाने की दीवारों से खून रिसने लगा। वह शैतानी आकृति अब उनके सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ तान्या की गर्दन की तरफ बढ़ाया, पर राहुल बीच में आ गया। राहुल ने वो पीतल की मूर्ति उस साये के सीने में गाड़ दी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा तहखाना नीली रोशनी से भर गया। उस रोशनी में तान्या ने देखा कि अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया है। उस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा आईना था जिसमें हजारों लोग कैद थे। उनमें समीर और आर्यन भी थे। वे सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तान्या समझ गई कि इस शैतान की शक्ति का स्रोत ये आईना ही है। उसने एक भारी पत्थर उठाया और आईने पर वार किया, लेकिन आईना नहीं टूटा, बल्कि पत्थर ही चूर चूर हो गया। आईने के अंदर से उस तांत्रिक की हंसी गूंजी, इसे सिर्फ एक सच्चा बलिदान ही तोड़ सकता है। तान्या ने राहुल की तरफ देखा। राहुल समझ गया था कि क्या करना है। उसने तान्या के हाथ से वो कील ली जो तान्या ने समीर के कमरे से निकाली थी। राहुल ने कहा, तान्या, तुम बाहर जाओ और इस हवेली को आग लगा दो। मैं यहां रुककर इस आईने को अंदर से तोड़ूंगा। तान्या चिल्लाई, पर राहुल ने उसे धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। तान्या रोती हुई हवेली से बाहर निकली और उसने जीप से बचा हुआ पेट्रोल हवेली के चारों तरफ छिड़क दिया। जैसे ही उसने माचिस जलाई, पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। अंदर से राहुल और उस शैतान की मिलीजुली चीखें सुनाई दे रही थीं। अचानक हवेली की छत से एक काला धुआं निकला और आसमान में फैल गया। जब आग बुझी तो वहां सिर्फ राख का ढेर बचा था। तान्या अकेली उस मलबे के सामने बैठी रो रही थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने डरते हुए फोन देखा। क्लाइमैक्स टेल्स पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ था। थंबनेल पर राहुल का चेहरा था और टाइटल था, अब मेरी बारी है। तान्या की रूह कांप गई। क्या राहुल ने खुद को कुर्बान कर दिया, या वो भी उस शैतान का नया मोहरा बन गया? और वो काला धुआं जो आसमान में फैला, क्या वो शहर की तरफ बढ़ रहा है? क्लाइमैक्स टेल्स का ये खौफनाक खेल अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। नीलगिरी मेंशन के जलने के ठीक 2 दिन बाद पूरे शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तान्या अपने घर के एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उसने अपने फोन को एक संदूक में बंद कर दिया था, पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आधी रात को तान्या के घर के बाहर रखे हुए संदूक से वही परिचित नोटिफिकेशन टोन सुनाई दी, वही आवाज जो क्लाइमैक्स टेल्स पर वीडियो आने पर बजती थी। तान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। फोन की स्क्रीन अंधेरे में चमक रही थी। स्क्रीन पर राहुल का चेहरा था, लेकिन वो राहुल नहीं था जिसे तान्या जानती थी। राहुल की खाल झुलस चुकी थी, उसकी आंखों से काला तरल पदार्थ बह रहा था और वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वीडियो का बैकग्राउंड कोई हवेली नहीं, बल्कि तान्या के अपने घर का ड्राइंग रूम था। राहुल वीडियो में कह रहा था, तान्या, आग ने मुझे जलाया नहीं, बल्कि आज़ाद कर दिया।
अब मुझे आईने की जरूरत नहीं है, मैं अब हर जगह हूं। तभी तान्या के घर के सारे बिजली के उपकरण अपने आप चालू हो गए। टीवी पर वही वीडियो चलने लगा, लैपटॉप की स्क्रीन पर राहुल का चेहरा उभर आया। यहां तक कि तान्या की मां के फोन से भी वही हंसी गूंजने लगी। तान्या समझ गई कि वो काला धुआं जो हवेली से निकला था वो दरअसल एक डिजिटल वायरस बन चुका था। अब उसे रोकने का कोई भौतिक तरीका नहीं बचा था। वो इंटरनेट के तारों और सिग्नल के जरिए हर घर में घुस चुका था। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। अस्पतालों से खबरें आने लगीं कि लोग अचानक कोमा में जा रहे हैं और उनकी आंखों की पुतलियां सफेद हो रही हैं। जो भी इंसान अपने फोन पर उस नोटिफिकेशन को खोलता, उसका दिमाग उस शैतानी साए के वश में हो जाता। लोग अपने ही परिवार वालों पर हमला करने लगे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, पर डिजिटल दुनिया में चीखें मची हुई थीं। क्लाइमैक्स टेल्स अब सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक रूहानी महामारी बन चुका था। तान्या ने तय किया कि वो इस खौफ को जड़ से खत्म करने का आखिरी रास्ता ढूंढेगी। उसे याद आया कि उस पुरानी पोथी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ने से पहले तांत्रिक ने अपनी जान दे दी थी। वो मंत्र डिजिटल डार्कनेस को खत्म करने का एकमात्र जरिया था। तान्या ने वो पोथी निकाली, पर जैसे ही उसने पन्ना पलटा, पन्ने पर लिखे शब्द गायब होने लगे। कोई अदृश्य शक्ति उन शब्दों को मिटा रही थी। अचानक कमरे की खिड़की टूटी और अंदर राहुल का साया दाखिल हुआ। वो साया जमीन पर नहीं चल रहा था, बल्कि वो दीवार पर एक परछाई की तरह रेंग रहा था। तान्या, उसे मत पढ़ो, हमारे साथ शामिल हो जाओ। यहां न कोई दर्द है, न कोई मौत। साये की आवाज में हजारों रूहों का शोर था। तान्या ने वो पीतल की मूर्ति कसकर पकड़ी और मंत्र को याद करने की कोशिश की। तभी उसे एहसास हुआ कि ये शैतान सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि लोगों के डर से ताकत पा रहा है। जितने ज्यादा लोग डर रहे थे, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ रही थी। तान्या ने एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। उसने अपना फोन उठाया और खुद का एक लाइव स्ट्रीम शुरू किया। उसने क्लाइमैक्स टेल्स के ही सर्वर को हैक करने की कोशिश की, ताकि वो अपनी आवाज हर उस इंसान तक पहुंचा सके जो इस वक्त उस शैतान के जाल में था। लाइव आते ही तान्या ने चिल्लाकर कहा, सब लोग अपने फोन बंद कर दो, आंखें बंद करो और डरो मत। ये चीज सिर्फ तुम्हारे डर पर पल रही है, इसे अपनी सोच से बाहर निकालो। जैसे ही तान्या ने यह कहा, पूरे कमरे में एक भयानक शोर गूंजा। राहुल का साया तड़पने लगा। वो तान्या की तरफ झपटा और उसका गला पकड़ लिया। तान्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, पर उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। तान्या ने देखा कि लाइव स्ट्रीम पर व्यूअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। लोग तान्या की बात मान रहे थे। जैसे जैसे लोगों का डर कम होने लगा, राहुल का साया धुंधला पड़ने लगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया चेहरा उभरा। वो समीर था। समीर की रूह अभी भी उस वायरस के कोर में फंसी हुई थी। समीर ने तान्या की तरफ देखा और रोते हुए कहा, तान्या, मुझे खत्म कर दो। अगर मैं खत्म हो गया तो ये चैनल और ये वायरस भी खत्म हो जाएगा। मुझे इस तड़प से आजाद करो। तान्या का हाथ कांपने लगा। अपने भाई को खोने का दुख उसके दिल को चीर रहा था, पर वो जानती थी कि अगर उसने आज समीर की रूह को खत्म नहीं किया तो पूरी दुनिया इस डिजिटल नरक में तब्दील हो जाएगी। तान्या ने पोथी का आखिरी मंत्र जोर से पढ़ा और अपने फोन को जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। शहर की सारी बिजली एक साथ गुल हो गई। हजारों फोन एक साथ ब्लास्ट हुए। तान्या के कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब तान्या ने आंखें खोली तो कमरा खाली था। राहुल का साया गायब था और दीवारों पर लगे वे खौफनाक निशान मिट चुके थे। लेकिन क्या ये जीत थी? तान्या ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइटें वापस आ गई थीं, पर हर खंभे पर, हर दीवार पर अभी भी क्लाइमैक्स टेल्स का लोगो धुंधला सा चमक रहा था। तान्या ने अपना टूटा हुआ फोन उठाया। स्क्रीन पूरी तरह चकनाचूर थी, पर फिर भी उस पर एक नया मैसेज ब्लिंक कर रहा था। लोडिंग 99%, फाइनल एपिसोड कमिंग सून। पूरे शहर में सन्नाटा था, लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है। ये वो खामोशी थी जो तूफान के आने से पहले महसूस होती है। तान्या अपने कमरे के बीचों बीच बैठी थी। उसने अपने चारों तरफ नमक की एक लकीर खींच दी थी और हाथ में वही पुरानी पोथी थामी हुई थी। तभी उसके कमरे की दीवारों से पानी रिसने लगा, पर वो पानी नहीं था, वो काला गाढ़ा खून था। उस खून से दीवारों पर एक चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा न समीर का था, न राहुल का, और न ही उस तांत्रिक का। वह चेहरा आपका था। हाँ, हर उस इंसान का चेहरा जो इस कहानी को सुन रहा था। क्लाइमैक्स टेल्स का असली राज यही था। ये शैतान आईने या अलमारी में नहीं रहता था, ये देखने वाले की आंखों में बसता था।
तान्या को समझ आ गया कि उसने चाहे जितने फोन तोड़ दिए हों, लेकिन करोड़ों लोगों के दिमाग में जो डर बैठ चुका है वही इस शैतान की असली बैटरी है। अचानक तान्या के सामने की हवा फटने लगी और वहां से समीर बाहर निकला। पर समीर अब एक रूह नहीं था, वो एक अधजली लाश की तरह दिख रहा था जिसके जिस्म से हजारों बारीक तार निकलकर हवा में तैर रहे थे। तान्या, तुमने सोचा तुम जीत गई? समीर की आवाज अब हजारों आवाजों का मिश्रण थी। हम अब मोबाइल में नहीं हैं, हम अब तुम्हारी यादों में हैं। जब तक कोई हमें याद रखेगा हम जिंदा रहेंगे। तान्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इस बार मंत्र काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि मंत्र शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं, और तान्या का विश्वास अब टूट रहा था। तभी कमरे की वो पुरानी अलमारी, जिसे तान्या ने सोचा था कि वो जल चुकी है, अंधेरे से बाहर निकल आई। अलमारी का दरवाजा खुला और उसमें से राहुल बाहर आया। राहुल का शरीर पारदर्शी था, वो रो रहा था। तान्या, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें उस स्रोत को खत्म करना होगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। वो स्रोत मैं नहीं हूं, समीर नहीं है, बल्कि वो क्लाइमैक्स टेल्स का पहला सब्सक्राइब बटन है जिसे दबाकर इस नर्क का दरवाजा खोला गया था। तान्या समझ गई। उसने अपनी चेतना को एकाग्र किया और अपनी यादों में पीछे जाने लगी। उसे उस पल को मिटाना था जब समीर ने पहली बार नीलगिरी मेंशन जाने का सोचा था। ये एक मानसिक युद्ध था। एक तरफ वो शैतान तान्या के दिमाग को नोच रहा था, उसे डरावने मंजर दिखा रहा था, और दूसरी तरफ तान्या अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उस एक पल को ढूंढ रही थी। अचानक तान्या को वो पल दिख गया। समीर अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, नीलगिरी मेंशन के बारे में रिसर्च कर रहा था। तान्या ने अपनी रूह की पूरी ताकत झोंक दी और उस याद के अंदर घुस गई। उसने समीर के हाथ से वो लैपटॉप छीनकर फर्श पर दे मारा। जैसे ही याद के अंदर वो लैपटॉप टूटा, असलियत में समीर की वो अधजली लाश धुएं में बदलने लगी। शैतान दहाड़ने लगा, पूरी हवेली की नींव हिल गई। तुम अपनी यादें बदल सकती हो, पर दुनिया का डर कैसे बदलोगी? शैतान की आखिरी चीख गूंजी। तान्या ने चिल्लाकर कहा, मैं खुद को मिटा दूंगी, पर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तान्या ने पोथी का वो आखिरी पन्ना पढ़ा जो आत्म बलिदान का था। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, एक बहुत बड़ा सफेद धमाका हुआ। वो धमाका डिजिटल दुनिया से लेकर असल दुनिया तक फैल गया। अगले दिन सूरज निकला। शहर के लोग सोकर उठे जैसे कोई बुरा सपना देखकर जागे हों। किसी को याद नहीं था कि क्लाइमैक्स टेल्स क्या था। समीर और राहुल अपने घर के गार्डन में बैठे चाय पी रहे थे। वे जिंदा थे, स्वस्थ थे। तान्या कहीं नहीं थी। घर वालों के लिए तान्या कभी थी ही नहीं। उसने अपनी पूरी हस्ती, अपनी पूरी यादें उस शैतान को खत्म करने की आग में झोंक दी थीं। समीर ने अपना लैपटॉप खोला और अनजाने में यूट्यूब पर गया। उसने देखा कि उसके चैनल का नाम अब क्लाइमैक्स टेल्स नहीं बल्कि हैप्पी वाइब्स था। वो मुस्कुराया और लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप की काली स्क्रीन में अपना अक्स देखा, उसे पीछे एक धुंधली सी लड़की की परछाई दिखी जो हाथ हिलाकर उसे अलविदा कह रही थी। समीर की आंखों से एक आंसू गिरा, पर उसे पता नहीं था कि वो क्यों रो रहा है। कहानी खत्म हो चुकी थी, या शायद नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आज भी रात के 12 बजे अपने फ़ोन की गैलरी में बहुत पीछे जाएंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका कोई नाम नहीं होगा। उस फोल्डर के अंदर एक वीडियो है जिसे आज तक किसी ने पूरा नहीं देखा। कहते हैं कि तान्या आज भी उस वीडियो के अंदर कैद है, उस डिजिटल जेल की रखवाली कर रही है ताकि वो शैतान फिर कभी बाहर ना आ सके। पर जरा सोचिए, अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो क्या आप भी उस डर का हिस्सा नहीं बन गए? क्या तान्या की कुर्बानी आपको बचाने के लिए काफ़ी थी, या आपके दिमाग के किसी कोने में अभी भी वो अलमारी खुल रही है? क्लाइमैक्स टेल्स की ये फाइल अब यहीं क्लोज होती है, कम से कम अभी के लिए। सावधान रहिएगा, क्योंकि कहानियां कभी मरती नहीं, वे बस आपके सोने का इंतजार करती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है और आप ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से सुनना चाहते हैं तो अभी क्लाइमैक्स टेल्स को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, अंधेरा बढ़ने वाला है और अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो। बेल आइकन दबाना ना भूलें, वरना अगली बार जब शैतान आपके दरवाजे पर दस्तक देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने कमरे की अलमारी से कोई आवाज़ सुनाई देती है। और हाँ, आज रात सोने से पहले अपना फ़ोन चेक करना मत भूलना। क्या पता कोई वीडियो अपने आप प्ले होने का इंतज़ार कर रहा हो। मिलते हैं अगले खौफनाक एपिसोड में, सिर्फ क्लाइमैक्स टेल्स पर। तब तक के लिए बचकर रहिएगा।